अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, मैंने ना एक अच्छा तगड़ा सवाल पूरा करना है, तो होमवर्क वाला सवाल डिस्कस अभी नहीं, पहले मैं वो सवाल करा रहा हूं, और अगर एंड तक कर सका तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी एक्स्ट्रा, नहीं कल नहीं, अभी आज, वो कल आज ही है, वो जो कल होना था वो आज, कल और आज परसों दोनों आज ही हैं। हाँ, बस इतना बता दें कि किया है किसी ने होमवर्क वाला सवाल और कुछ भी समझ नहीं आया, यानी कोई बहुत बुरे हालात नहीं हैं। चले, ये टारगेट सेटिंग और ये सब काफी है, लेकिन मैं ना अभी कराने लगा हूं दो सवाल कराने लगा हूं, और बर्फ पे सीवीपी बहुत है। आपको ना दो सवाल बता रहा हूं, अगर कर सकें, करना चाहें तो कर दें, अच्छी बात है, ना कर सकें तो कोई बात नहीं, अगली दफा सही। आप ना दो सवाल जरूर कर दें अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर कर लेंगे, अच्छा देखो 100% बच्चे तो मुझे पता होमवर्क नहीं करते, जितने लोग करते हैं वो साथ साथ चल के सवाल करना चाह रहे होते हैं, अगर तो दो सवाल हैं बड़े अच्छे, अगर कर लेंगे तो डिस्कशन से सीख लेंगे, नहीं करना तो पहले बता दें ताकि मैं इसको डिस्कशन में ही ना लाऊं। कर लेंगे। दो सवाल बता रहा हूं, एक है स्प्रिंग 22, ये मैंने अपने इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 बनाया हुआ है, रियो लिमिटेड के नाम से। इसमें भी बड़ी अच्छी वो कंट्रीब्यूशन वगैरह की कैलकुलेशन है, डोनट्स हैं और इस तरह से ना, कॉस्ट किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो वो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है। एक ये है, और एक ऑटम 18 बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, अपने चैप्टर में मैंने क्वेश्चन 7 बनाया हुआ है इसको। ये दो सवाल हैं अच्छे, अगर आप कर सकें, करना चाहें तो जब आप लोग मंडे को दोबारा मिलेंगे तो डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, एक तो ये हो गई बात। दूसरा, जो बच्चे नहीं अभी रुकेंगे ना इस क्लास के बाद, क्योंकि अभी 2 क्लासेस और करनी है, तो वो मंडे को ये लेक्चर देख चुके हों, क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करानी है, और वो जो बेस बननी है वो यहीं बनानी, तो इसलिए। लेकिन अगर आप कुछ सुबह से क्लासें ले लेके थके हुए ना, तो सिर्फ इस वजह से ना बैठे कि कौन ऑनलाइन लेक्चर देखेगा, जाके नहा धो के वापस आ जाना है तो। लेकिन अगर फ्रेश हो, बल्कि नहा धो के क्या हो सकता है, किसी का महीने का प्लान होता तो मैं क्यों तंग करूं। आप अगर फ्रेश हो तो कंटिन्यू करिएगा। इस चैप्टर के ना सीवीपी के मैंने 4 टुकड़े किए थे, और एक टुकड़ा मैंने ये बनाया था कि बस कुछ भी मैनेजमेंट ने सोचा होगा करने का, और आपसे फिर उसके असरात पूछे होंगे। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मैनेजमेंट ने एक्शन लेने का सोचा है, और आपसे कहा जा सकता है कि बताएं इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें मेन काम सवाल ध्यान से पढ़ना है, सवाल वाला ही गाइड करेगा कि करना क्या है। इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, फार्मूले वही ब्रेक इवन वगैरह ही थे, या वो जो टारगेट सेटिंग कर रहा था उसमें वही 2 इक्वेशंस पे बेस्ड था सवाल। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सवाल ध्यान से पढ़ें, इसमें सवाल वाला ही बताएगा कि हमने करना क्या है। और इसके लिए एक करा देता हूं पहले आसान सवाल, एक करा देता हूं तगड़ा सवाल। पहले कर लेते हैं आसान सवाल। अच्छा, ये आसान जो है ना, ये इतना आसान था कि मैंने इसको इस चैप्टर में भी नहीं डाला, लेकिन सोच रहा हूं शायद अगली दफा डाल ही दूं। आप आए बुक में, आखिर में मैंने
एक पोर्शन बनाया हुआ है जिसको मैंने अपनी बुक में ना चैप्टर 14 कहा हुआ है। किया मैंने ये हुआ है कि ऑटम 2009 से लेके जब से सॉल्यूशन आना शुरू हुए थे, स्प्रिंग नहीं ऑटम 22 तक, जो पास्ट पेपर्स के सवाल मैंने अपने चैप्टर वाइज कंपाइल नहीं किए ना, वो मैंने इधर फेंक दिए एंड पे। मेजॉरिटी तो कर लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बचे कुछ हैं जो मैंने यहां फेंक दिए हुए हैं। तो अगर कोई इतना ज्यादा पढ़ने वाला हो कि मेरी सारी बुक खत्म कर चुका हो, उसके बाद वो कहे कि और चाहिए, तो पास्ट पेपर्स के वो सवाल, अच्छा नए में से मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ छोड़ा होगा, लेकिन पुराने में से छोड़े दिए हुए हैं कुछ, तो वो बचे कुछ सवाल मैंने बुक में पेज नंबर 344 देखें, पेज 344, पेज 344। ये तो खैर पता नहीं आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कभी देखने का। ये एम मैंने बस एक मैपिंग की हुई है कि मैंने किस अटेम्प्ट के कौन कौन से सवाल को किस किस चैप्टर में डाला हुआ है। तो ऑटम 9 से लेके ऑटम 22 तक मैंने सारे पेपर्स की मैपिंग की हुई है। इनमें से जो जो सवाल मैंने अपने पीछे चैप्टर्स में नहीं डाले ना, वो मैंने इधर फेंक दिए सारे। तो 4 पेजेस पलट के आगे आए 348 पे। तो ये इस तरह से स्प्रिंग 10 नजर आ रहा होगा। स्प्रिंग 10 का क्वेश्चन 5 और तो 1 2 3 4 किधर गए? या तो वो सिलेबस में निकल गई चीज, वो निकाल ही दिए, या मैंने फिर चैप्टर वाइज में वो डाल दिए होंगे। तो इस तरह ना जो बचा कुचा माल है वो मैंने इधर आखिर में फेंक दिया है। तो इसमें से एक बचे कुचे माल में से कराना चाह रहा हूं आपको। ऑटम 14 वो आपको मिलेगा पेज 362। ऑटम 14 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2 था। ये ऑटम 2014 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2 था। मेरी बुक में पेज 362 पे है। पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, छोटा सा सवाल था, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। इस वक्त जो बिजनेस कर रहा है उसकी फिगर्स बताई हुई है। सेल्स और कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह, और उसके अलावा मैनेजमेंट कुछ फॉलोइंग एक्शन लेना चाह रही है। और पार्ट ए में पूछा यह है कि जो अभी इस वक्त हम कर रहे हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट बना दें, और जो मैनेजमेंट करना चाह रही है अगर वो कर लें तो उसकी इनकम स्टेटमेंट बना दें। ये रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग है। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज सिनेरियोज। तो जो अभी इस वक्त के हालात हैं, जो पहला पैराग्राफ और पहला टेबल बना हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है,
और जो मैनेजमेंट चाह रही है वो हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट क्या है वो बनानी है। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है? ब्रेक इवन का वर्ड आ गया तो इस तरह से पता चल जाता है। ऑटम 14 एक है जी करंट सिनेरियो। और इस चैप्टर में तो हम लोग वेरिएबल फिक्स को अलग अलग रखते हैं, तो इस चैप्टर के सवालों में आप देखेंगे हम यही वाला काम कर रहे होते हैं। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी? 125 लिख दूं उधर? 150, क्योंकि 125 तो ब्रेक इवन है, तो उसमें हम मिला लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 150। अभी इस वक्त वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ करती है? 80%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 80%। 120, कंट्रीब्यूशन 30, फिक्स कॉस्ट अभी क्या हुआ करती है? करें सारे लोग, अभी बोले कोई ना, सब ट्राई करें, बड़ी दफा ये काम हो रहा है सीवीपी के सवालों में। फिक्स कॉस्ट ढूंढें। हाँ जी, 25 पक्की बात? चलें, ठीक कह रहे होंगे। ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है और ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस। तो सीएस से ब्रेक इवन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ब्रेक इवन है 125 इंटू 20, तो ये आ गई 25, और प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे 5। और जो मैनेजमेंट मशवरे दे रही है अगर हम उस पर चल लें ऐसे भी तो हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन जितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दें। कंट्रीब्यूशन में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर, मार्जिन ऑफ देखिए ब्रेक इवन सेल्स में प्रॉफिट 0 होता है। हाँ, तो जितना भी एक्सेस होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। तो सर अगर उसमें से माइनस कर दें कंट्रीब्यूशन, क्या माइनस कर दें? सर नहीं, प्रॉफिट होता है 5 मिलियन, या उसमें से बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट की 25 मिलियन आ रही है। आंसर तो एग्जैक्ट हो जाएगा। क्या 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 25 मिलियन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो सर कंट्रीब्यूशन 30 मिलियन आ रहा है। अच्छा, सर जितना प्रॉफिट हमारा इस वक्त आ रहा है, प्रॉफिट 5 मिलियन का आ रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन आपने प्रॉफिट आया कैसे 5? सर बैलेंसिंग फिगर से आएगा। मैं आपसे पूछ किसमें से क्या माइनस किया? अच्छा अच्छा, नहीं हो सकता कॉम का फायदा हो जाए इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी,
हाँ और जो सेफ्टी जो है 40% निकाल के 5 प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों निकाल लें उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 20%? नहीं पूछ रहा हूं ना क्यों, ऐसे ही पूछ रहा हूं क्यों। अच्छा ये बाकी लोग 5 मिनट से ज्यादा सवाल नहीं है, 5 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूं, ये करें, ये करें सॉल्व, पॉइंट 1 2 3 पढ़ें और ये सॉल्व करें। क्या 70 मिनट हुए? नहीं मेरा नहीं ख्याल, चलें देखता हूँ। ज्यादा देर लगा दी। टोटल सेल्स पता है चेंज क्या होना है? प्राइस भी चेंज होनी है, वॉल्यूम भी चेंज होना है। तो 150 में हमें प्राइस चेंज भी डालनी पड़ेगी और उससे वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो भी डालना पड़ेगा। 185.25 वेरिएबल कॉस्ट, इसका 80% ले लें। इसका 80% ले लें।
70 क्यों? किसका 10%? सेल्स का 10% कि वेरिएबल कॉस्ट का 10%? वेरिएबल कॉस्ट का 10% ना, तो फिर 30 तो नहीं ना बनता। हाँ भाई, वेरिएबल कॉस्ट में अब इसका 80% ले लो, क्यों नहीं? सीएस रेशो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज होने से नहीं सीएस रेशो चेंज होती, प्राइसेस चेंज से होती है। तो ये भी चेंज हो रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी सस्ती हो रही है। तो इसलिए अब हमें यहीं से ही आना पड़ेगा। पिछले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट में प्राइस चेंज भी डाल देते हैं, कितनी है? 0.9, और वॉल्यूम चेंज भी डाल लेते हैं 0.9। ओके, ये बन गई 0.4 कंट्रीब्यूशन 44.85 कंट्रीब्यूशन आ गई, और इसमें से माइनस कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट महंगी हो जाएगी? नहीं, महंगी तो नहीं है, कुछ और नए खर्चे भी आ जाएंगे। तो जो 25 पहले था वो तो होगा, फिर नई गाड़ियां खरीदेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन भी हुआ करेगी, फिर एक लोन लेना पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट भी हुआ करेगा। $8.85 ये प्रॉफिट। वेरिएबल है ना। सीवीपी शुरू कराने से पहले मैंने आपको ना 2 सवाल करके एक बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर तो सिर्फ पर यूनिट नहीं, मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक टोटल अमाउंट है, वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल हालत एक रेट है। अगर महंगाई डलनी है तो फिक्स कॉस्ट में वो टोटल पे लगनी है, वेरिएबल कॉस्ट में वो रेट पे लगनी है। एक बात ये की थी। फिर एक बात ये की थी कि अगर एक साल की टोटल फिगर्स हैं और उन्हीं से अगले साल की टोटल फिगर्स प्रोजेक्ट करनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगले साल पहुंचाने के लिए सिर्फ प्राइस चेंज डालनी है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगले साल पहुंचाने के लिए प्राइस चेंज भी और वॉल्यूम चेंज भी। वॉल्यूम चेंज भी क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकली होती है रेट इंटू यूनिट्स करके, तो इसलिए दोनों चीजों का चेंज इसको अफेक्ट करता है। पूछे भी इसमें जो पूछना है। चलें अब आते हैं तगड़े सवाल पे। अच्छा, सवाल को मुश्किल या तगड़ा कहना आपको डिमोटिवेट कर देता? नहीं, मुश्किल हो जाती बात। चले अब आते हैं एक नर्सरी के सवाल पे। वो नर्सरी के बच्चा पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो बेटा ये सवाल देना मैंने क्लास में कराना है, तो एक नर्सरी का सवाल करते हैं। आप आइए पेज तो खैर पता नहीं सॉफ्ट में मेरे पास कौन सा है, ऑटम 17 मेरी बुक में होगा ये। नहीं मतलब चैप्टर में आ जाए, वापस चैप्टर में आ जाए। ऑटम 17 डिजिटल के नाम से होगा मेरे चैप्टर में। क्वेश्चन 9 पेज 239 पे डिजिटल इंडस्ट्रीज के नाम से। बड़ा ही अच्छा सवाल है, 1-2 कैलकुलेशंस इसमें बहुत कमाल है। सवाल ओवरऑल मुश्किल था जरूर, लेकिन मुश्किल सवालों को ना ये कह के ना छोड़ दिया करें कि हमसे होना नहीं था। इसको किया करें, क्योंकि इसमें मुश्किल चीजें जो है वो अगले सवालों में कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाती हैं। तो पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, परसेंटेजेस बहुत हैं इसमें, इसलिए ध्यान से पढ़ लें। मैं करता हूं, है जी। अच्छा, मैं बहुत तेज बोल गया, मैं दोबारा बोलता हूं। पेज 239 सीवीपी वाला चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन 9 है डिजिटल इंडस्ट्रीज के नाम से। अटेम्प्ट इसकी है ऑटम 2017, और ये मैं कॉस्ट के पेपर की बात कर रहा हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया हो तो मैं हाय हाय हाय।
हाँ जी, सवाल पढ़ के किसी को कुछ समझ आ गया हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना पता चल रहा है कि चैप्टर का सवाल है कैसे? एक तो अभी करा रहा हूं, और उसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वर्ड आ गया, बिल्कुल सही है। तो इतना तो आइडिया हो ही गया कि इस चैप्टर का सवाल है। ओके, नहीं, वर्डिंग रिक्वायरमेंट की तो बड़ी क्लियर है। इस चैप्टर के सवाल की रिक्वायरमेंट क्लियरली पता चलती। कंप्यूट दी प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी अगले सेल्स की बजट, अगले साल की बजटेड सेल्स निकालनी है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। और क्या है इसमें रिक्वायरमेंट में जो नहीं समझ आ रहा? प्रोजेक्टेड सेल्स यानी बजटेड सेल्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें और क्या वो मजीद क्लियर करता है? रिक्वायरमेंट में बजटेड सेल्स मांगी है या रेंट इनकम फॉर द ईयर मांग ली है? बजटेड सेल्स है ना, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज है। तो ये दो चीजें करनी है कैलकुलेट। हाँ, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ अबव मेजर्स का मतलब है कि अभी बिजनेस 2017 में जो भी कर रहा था, 2018 के हवाले से उनका प्लान ये है कि प्लांट चेंज कर लेंगे, फिर उस प्लांट के फजाइल बयान किए हुए, फिर आगे खर्चों की महंगाई, सस्ता होना, वो सब डिटेल बताई हुई है। तो प्लान ये है जो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक लिखा हुआ है। और रिक्वायर ये किया है कि जो पिछले साल हो रहा था, जो अगले साल हमने काम करना है उसके मुताबिक बजटेड सेल्स निकाल दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स परसेंटेज में निकाल दें। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स, इनसे पक्का पता चलता है कि इस चैप्टर का सवाल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है और उसके लिए चाहिए होगी बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स। तो बजटेड सेल्स तो उन्होंने वैसे भी नाम लेके पूछ लिया है, और ब्रेक इवन सेल्स भी फिर हमें निकालनी पड़ेगी। और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और यूनिट्स का तो कहीं डाटा है नहीं, तो सीएस रेशियो। तो ये प्रॉपर इस चैप्टर का सवाल है। सिर्फ इसमें मुश्किल ये है कि आपको जो एक्शन मजीद लेना है उसमें रश इतना ज्यादा है, परसेंटेजेस इतनी ज्यादा है कि वो उस सारे नंबर्स को, डाटा को हैंडल करने में मुश्किल जरूर है। अदरवाइज सवाल की प्लानिंग सीधी सी है कि बजटेड सेल्स निकालनी है और ब्रेक इवन सेल निकाल के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। प्लान तो ये है। अब वो करना कैसे है वो करते हैं, बजटेड सेल्स निकालते हैं। अब तक जितने इस चैप्टर में सवाल किए, बजटेड सेल्स फाइंड कैसे कैसे करते रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बजटेड सेल्स निकाली। अभी पिछले सवाल में निकाली है। पिछले साल में क्या किया है? एक साल की टोटल सेल्स से प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज डाल के निकाल ली ना बजटेड सेल्स। और भी किसी सवाल में शायद बजटेड सेल्स निकाली है पहले। ब्रेक इवन सेल निकाल के मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करके फिर बजटेड तक पहुंचे थे। और शायद किसी सवाल में यूनिट्स दिए हों, प्राइसेस दी हों, तो वहां से भी बजटेड सेल्स निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में यूनिट्स और प्राइसेस तो है नहीं, तो फिर ब्रेक इवन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए भी बजटेड सेल्स तक पहुंच सकते हैं। वो भी नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों नहीं पहुंच सकेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमने खुद निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकालना है ना।
तो फिर बजटेड सेल्स निकालने के लिए देखें, आप ना जब पेपर में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, अभी इस वक्त आप लोगों को सवाल देख के लगता है बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आप किसी भी सवाल को पढ़ के पूरी कॉस्ट रिकॉल करें कि कहां कहां ऐसा हमने किया हुआ है। जब आप चैप्टर को शॉर्टलिस्ट, किसी को यह लग रहा हो कि ओवरहेड वाला चैप्टर है, किसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं, वो जो 10 दफा 20 दफा हो गया हुआ है, उसी की बात कर रहा हूं। किसी को लग रहा हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल है? नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग लग रही हो किसी को, वेरिएंस। तो ये चैप्टर ही सीवीपी है, सवाल पहचाना गया। अब आप ना अगर सवाल को नहीं समझ पा रहे, ये मैं आपको एग्जाम का हल बता रहा हूं, तो आपने तैयारी तो की होगी, पेपर देने से पहले तो कर ही ली होगी, तो आप अपने दिमाग में ना उस चैप्टर के सारे सवालों को रिकॉल करें कि किस किस सवाल में हमने क्या किया था, उसी पे ही को जोड़ तोड़ करके हिंट मिल जाया करते हैं। जब पूरा चैप्टर रिकॉल करते हैं ना तो मिलते हैं हिंट कि हाँ इस तरह की चीज फलाने सवाल में थी, उससे मिलता है आइडिया। ये प्रैक्टिस का फायदा होता है। तो बजटेड सेल्स इसी चैप्टर के सवालों में अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने निकाली है, तो उसका रास्ता इसलिए यहां मिल रहा है कि आपको पिछले साल की टोटल सेल्स पता चल गई, प्राइस चेंज बता दी, और पॉइंट नंबर 1 की बहुत सारी कहानी से क्वांटिटी चेंज भी निकाल लेंगे हम। तो इसलिए बजटेड सेल्स निकालने के लिए अभी जो पिछले सवाल में काम किया था बिल्कुल वही करूंगा मैं। ऑटम 17 प्रोजेक्टेड सेल्स या बजटेड सेल्स कह लें, ये निकालते हैं। 17 की सेल्स कितनी? 89.6 मिलियन। अब यहां से अगले साल तक जाना है, तो प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज। प्राइस चेंज कितनी है दूसरे तीसरे पॉइंट में बताया होगा कहीं, सवाल पूरा पढ़ा हो तो फिर ना। सेल प्राइस 2% हम कम कर देंगे, 0.98, और अगर हमें 1 पॉइंट समथिंग पता हो तो ये फिगर निकल आएगी। अब इस 1 पॉइंट समथिंग के लिए पॉइंट नंबर 1 को खंगालते हैं, प्राइस चेंज क्वांटिटी चेंज, इससे बजटेड सेल्स निकल आएगी। क्वांटिटी चेंज ढूंढते हैं। अच्छा, पहले खुद जरा कोशिश तो करें। अगर कर गया क्लिक तो 2 मिनट में ही कर लेंगे, नहीं तो मैं समझा ही देता हूं। पॉइंट नंबर 1 और ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स में से दूसरा, बल्कि दूसरा क्या, आखिरी सेंटेंस उसका कि करंटली प्लांट कितनी कैपेसिटी पे रन हो रहा है, 70%। ये जुमला और पॉइंट नंबर 1, इनको पढ़ें और देखें कि हाँ जी 15%। कितना? 21.4 और सही टाइम पे आए हो भाई, अभी वहीं से आगे चलने लगा। बस 21.4 और कोई आवाज नहीं। 15%। अच्छा जी, और कोई?
11.9 और नहीं, ले जी एक जवाब आ गया सही। चले इधर समझाता हूं। एग्जिस्टिंग प्लांट की जितनी कैपेसिटी है, नया प्लांट उससे 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला है, या फिर जितने यूनिट्स पिछले साल बनाते थे उससे 20% ज्यादा बनाएंगे? पॉइंट नंबर 1, नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने प्लांट की कैपेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा, 20% किस से? पुराने से। 100 क्या हुआ? पुराना क्या नया? पुराना। नया प्लांट 20% ज्यादा बनाएगा पुराने से, तो 100 क्या है? पुराना। जो ओल्ड प्लांट है उसको हम मान लेते हैं 100। अच्छा, जितने पुराने से हम प्रोडक्शन कर रहे थे उससे 20% ज्यादा, या पुराने की टोटल कैपेसिटी से? टोटल कैपेसिटी से। तो पुराने की टोटल कैपेसिटी को मैं 100 कह रहा हूं। हम इस 100 में से बनाया कितने करते थे? यानी हम इस वक्त 70 पे थे। जो नया प्लांट होगा वो इससे टोटल कितनी कैपेसिटी वाला होगा? 120। और हम इसमें इस्तेमाल कितना किया करेंगे? किसका? 85। इसका 85। यानी 102। हम यहां से यहां मूव कर जाएंगे। हाँ जी, हम 70 पे थे, हम 102 पे मूव कर जाएंगे, तो कितने % हम वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे? हैं 32। बस इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि मैं ये मिसाल ऐसे ना दूं, बेकार मिसाल है, चेंज करता हूं। ये रहने दे, एक और तरीके से बताता हूं। नहीं, 32 गलत कर गए ना, मैं एक और तरीके से बताता हूं। एक क्लासरूम की टोटल कैपेसिटी, क्लासरूम की कैपेसिटी से क्या मुराद होती है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी चेयर्स हैं? एक क्लासरूम में 100 चेयर्स की कैपेसिटी थी, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें बैठा करते थे 70, यानी 70 चेयर्स ऑक्युपाई होती थी। अब हम इस रूम को छोड़ के एक नया क्लासरूम बना रहे हैं जिसमें टोटल कैपेसिटी पुराने की टोटल कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी। यानी कितनी चेयर्स होंगी उसमें? 120 चेयर्स। लेकिन कितनी चेयर्स यूटिलाइज हो रही हुआ करेंगी? इनका 85%, 85 चेयर्स नहीं, इनका 85%। तो कितनी चेयर्स? 102 चेयर्स। अभी भी नहीं बात समझ आ रही? तो अगर पुरानी क्लास में 70 स्टूडेंट्स बैठते थे, नई क्लास में 102 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो कितने % स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाएंगे? 45.71%। कैसे? परसेंटेज निकालनी है।
कितने ज्यादा? 32 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 70, 45.71%। अच्छा, इसका आंसर 100 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके मैंने 45 लिखा है, 45.7571%। अच्छा, इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, 102 डिवाइडेड बाय 70, 1 तो हाँ ना, हमने जो भी क्वांटिटी इंक्रीज डालनी होती है हमने 1 पॉइंट करके तो डालनी होती है। जैसे पिछले सवाल में अगर 30% बढ़ा था तो हमने फिर 1.3 ही लिखा था ना, तो ये वो 1 पॉइंट समथिंग वाली बात है। तो 45.71% क्वांटिटी ग्रो करेगी। अभी भी नहीं आ रही समझ? तो इसकी आप प्रॉपर वर्किंग, ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए चेयर्स किए हैं। अब आप इसी को मैं प्लांट की कैपेसिटी के एतबार से बता रहा हूं कि अगर जो ओरिजिनल प्लांट था पुराना, उसकी टोटल कैपेसिटी अगर 100 थी, यूनिट्स कहने चले 100 यूनिट्स बना सकते थे, बनाते 70 यूनिट्स थे। नए प्लांट की कैपेसिटी इसकी टोटल कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी, मतलब उस पर 120 यूनिट्स बना सका करेंगे। लेकिन हमने बनाने इस कैपेसिटी का 85% यानी 102 यूनिट्स हैं। तो अगर पहले 70 यूनिट्स बनाते थे, अब 102 यूनिट्स बनाएंगे तो कितने परसेंट ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे? तो ये हमारा जो ग्रोथ का फैक्टर बन जाएगा, ग्रोथ फैक्टर मैं इसको कह रहा हूं 1 पॉइंट समथिंग को, ये बन जाएगा 102/70 इज इक्वल टू 1.457। वर्किंग 1 127.95। और अब हमें चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो उसके लिए ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। ब्रेक इवन सेल पता नहीं, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पता नहीं, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे बजटेड सेल से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ जाएगी, पता नहीं। बस ये है सवाल। बजटेड सेल्स निकल आई, इसमें से ब्रेक इवन सेल माइनस करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज इन मिलियन निकलेंगे, फिर परसेंटेज बनाने के लिए ये आंसर, ये रिक्वायरमेंट, ये थी रिक्वायरमेंट और ये। तो अब अगली कोशिश ब्रेक इवन, उसके लिए क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट और CS रेशो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, और टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं और CS रेशो पता नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट उस वर्किंग को नोट कर रहे हैं तो जल्दी से करें क्योंकि काफी सारी अंग्रेजी समझानी है। सर की आवाज आई थी कहीं से।
चले, अब हमने निकालनी है अगले साल की फिक्स कॉस्ट। अगले साल की फिक्स कॉस्ट का पॉइंट 1 में कहीं कोई जिक्र? डेप्रिसिएशन होगी, और बैंक लोन है तो इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। और आगे पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 5 में लिखा हुआ है कि ओवरहेड्स 4% महंगे होने। किससे 4%? तो इसका मतलब है पहले हमें 2017 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 2000। अच्छा, ये 2018 कर रहे हैं हम, है ना? 17 के बाद 18 ना, तो ये हम 18 कर रहे हैं सॉल्व। 17 के लिए हमें पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी है? क्योंकि उसको इन्फ्लेट करना है। तो 17 में फिक्स कॉस्ट थी कितनी, वो तो बता ही नहीं। हाँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ में जो कहानी है बस वहीं कहीं कहानी है। तो पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट, अभी पिछले सवाल में भी किया था, क्या किया था? ब्रेक इवन पे सीएस रेशो लगाई थी। तो पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि पिछले साल हमारा जो ब्रेक इवन था उससे भी एक्चुअल सेल्स कम थी। और कितनी कम थी कि एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन का 80% थी। तो ब्रेक इवन तक पहुंच सकते हैं कैसे? 89.6 मिलियन को 80% से ग्रॉस कर दें, ये आ गई पिछले साल की ब्रेक इवन। और पिछले साल की ब्रेक इवन निकली होंगी ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस। और पिछले साल सीएस क्या थी? 20। तो इस पे 20% लगा देंगे, 25 थी, सॉरी 25। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 28। ये पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट थी। अच्छा, ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी ये सारी की सारी 4% महंगी हो जाएगी? नहीं, पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन हुआ करती थी तो वो थोड़ी महंगी होगी। तो हमें निकालना पड़ेगा कि डेप्शन के अलावा अदर फिक्स कॉस्ट क्या थी। तो पुराने की डेप्शन क्या थी? FR 1 पढ़ लिया तो बाएं हाथ का खेल है आपके। अच्छा, करना सीधा सही वैसे, लेकिन कितनी है? कैसे? 18 पे डिवाइड करना है किसको? 18 कहां से आया? करके तो नहीं आए सवाल, है ना? उसकी शक्ल से लग रहा है करके आया ना पहले। हाँ जी, पुरानी मशीन की डेप्रिसिएशन पिछले साल चार्ज हुई थी ना, तो कितनी हुई थी? पुरानी मशीन का डाटा बताया हुआ है आपको पॉइंट नंबर 1 के चौथे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में। एग्जिस्टिंग प्लांट 15 साल पहले 27 मिलियन का लिया था और अब उसकी 3 साल लाइफ बाकी है, तो टोटल 18 हो गई। फिर तो इसकी डेप्रिसिएशन $27 मिलियन डिवाइडेड बाय 18 साल जी 1.5। तो पिछले साल जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन अलग कर दें तो बाकी अदर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5। ये आ गई अदर फिक्स कॉस्ट।
अच्छा, ये ना मैंने लिखा इस तरह से है, लेकिन इसमें इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं जी माइनस क्यों कर रहे हैं। तो असल में मैंने किया ये है कि टोटल 28 थी, इसमें से डेप्रिसिएशन इतनी थी, तो बाकी कितनी थी। ये क्यों दोनों बांटे हैं? क्योंकि इसको इन्फ्लेट करना है, उसको नहीं करना, इसलिए अलग अलग करना था, तो ये मैंने माइनस किया है। ऐसा कोई फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया कि माइनस करनी होती है, मैंने सिर्फ इसके दो टुकड़े किए हैं कि कितने को इन्फ्लेट करना है ये पता चल सके। तो 18 में अब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। अब आ जाते हैं 18 पे। दो 2018 में एक तो ये अदर फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी इन्फ्लेट, जो कि 26 थी, वो हो जाएगी 1.04, 27.56। और अगले साल क्या क्या फिक्स कॉस्ट होगी? पॉइंट नंबर 1 में ही है अभी बहुत कुछ। नए प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी, पुराना भी डेप्रिशिएट होगा। पुराना तो चेंज हो जाएगा ना, कि पुराना भी रखेंगे? चेंज हो जाएगा, लिखा हुआ है कि इसको एक्सचेंज करेंगे। नहीं, एक्सचेंज नहीं, मतलब ट्रेड इन करेंगे। तो पुराना बेच देंगे, जब पुराना बेचेंगे तो नया लाएंगे, तो डेप्रिसिएशन होगी अब नए वाले पे। नया कितने का होगा? 30। और नए की क्या लाइफ होगी? 10। तो नए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 30/10, और ये बन जाएगा 3। हाँ जी, सर की आवाज आई थी कहीं से। हाँ, सर की आवाज आती है, मेरे कान बज रहे हैं यहाँ तो शायद है। और कोई फिक्स कॉस्ट होगी है? अभी पिछले सवाल में भी थी, लोन का इंटरेस्ट होगा, और लोन का इंटरेस्ट होगा कितने परसेंट? 10%। लोन कितना होगा? लोन कितना होगा? क्यों हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि नया एसेट खरीदना है या नए एसेट के पैसे देने? यही की बात है। हमने लोन इसलिए लेना है क्योंकि नया एसेट खरीदना है, या इसलिए लेना है कि नए एसेट के पैसे देने? तो पैसे कितने देने? 28। क्योंकि हम पुराने के साथ नया एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड इन, और वो पुराना 2 मिलियन का बिकेगा। तो कैश कितना देंगे? 28। तो लोन हम 28 लेंगे। ये वाली बात दोबारा सुने, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में एक टर्म होती थी ट्रेड इन अलाउंस। तो ट्रेड इन अलाउंस यही होता था कि पुराना कितने का बिकेगा। FAR1 IS 16 ट्रेड इन अलाउंस, पुराना कितने का सेल होगा एक्सचेंज में? तो लिखा हुआ है कि वुड बी ट्रेडेड इन फॉर 2 मिलियन। तो पुराना हम 2 मिलियन का देके नया खरीदेंगे तो पैसे 28 देने होंगे, इसलिए लोन 28 का होगा। 2.8। और कोई फिक्स कॉस्ट? अच्छा हाँ, ये 2 मिलियन से रिलेटेड ना एक सवाल अक्सर क्लासेस में आता है, लेकिन शायद आप सोए हुए हैं इसलिए आपने पूछा नहीं, या शायद आप सब लाइक हैं, आपको किसी को मसला नहीं हुआ। एक कॉमन सवाल ये है इसमें कि ये हमने 27 मिलियन
पे डेप्शन चार्ज कर दी, तो कॉस्ट माइनस आरवी नहीं करना था है? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, सही जवाब है। मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं कि 27 मिलियन कॉस्ट माइनस आरवी 2 मिलियन, तो वो आरवी 2 नहीं है, आरवी वो होती है जो 18 साल खत्म होते तो उसकी जो वैल्यू होती है। ये तो वो है कि अभी कितने का इसको एक्सचेंज करेंगे, तो 2 मिलियन आरवी नहीं है। और कोई फिक्स कॉस्ट? अच्छा, एक और फिक्स कॉस्ट भी है जो आईकेप के सोल्यूशन में मिस हुई हुई थी, और वो मैं आपको बता रहा हूं, यानी इससे मैंने आईकेप के सोल्यूशन से इख्तलाफ है, उनसे ये फिक्स कॉस्ट मिस हुई हुई थी। लॉस ऑन डिस्पोजल, ये कहां से आ गया है? पुराना एसेट बेचेंगे तो नया खरीदेंगे ना, तो पुराना कितने का बेचेंगे? 2 मिलियन का। पुराने की बुक वैल्यू क्या होगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस पर लॉस आएगा। 2 का बेचेंगे और इसकी बुक वैल्यू होगी कॉस्ट कितनी, और ये कितनी जिंदगी गुजार चुका हुआ है, तो 1.5 करते 15 साल ये गुजार चुका, तो इसकी बुक वैल्यू इतनी होगी, बेचेंगे इतने का, तो कितना नुकसान होगा? 2.5। हाँ जी, 2.5। ओके, इस पे कोई एतराज किसी को? हाँ, ये असल में यही एतराज होता था, ये सुनना चाह रहा था मैं, ये फिक्स कॉस्ट क्यों है? तो फिर क्या वेरिएबल कॉस्ट है? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? तो बस फिक्स कॉस्ट है भाई, वेरिएबल तो नहीं है ना, तो फिक्स्ड है, और तो होता ही कुछ नहीं है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट है। नहीं तो हमने आज तक सवालों में कभी ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा प्रोडक्शन से रिलेटेड है? आज तक सीवीपी के सवालों में हमने कहीं एडमिन एक्सपेंसेस नहीं लिए हैं। पार्टिसिपेट कहां करते हैं? नहीं तो आज तक हमने इस चैप्टर में कभी एडमिन एक्सपेंसेस नहीं लिए फिक्स कॉस्ट में, तो फिर वो कौन सा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में? एडमिन एक्सपेंसेस भी लेते हैं कि नहीं? तो वो कहाँ प्रोडक्शन से सेल तक के होते हैं? ये कौन सी साइंस हुई? जी जी, हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सीवीपी के अंदर पूरे बिजनेस के एक्सपेंसेस और पूरे बिजनेस के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हेड ऑफिस का रेंट है, इसका सेल्स के साथ क्या ताल्लुक? ये जो हमने इस सवाल के अंदर, ये बाकी लोग भी सुने, क्योंकि ये ना एक कॉमन एतराज है, ये कोई अजीब सा एतराज नहीं है, कि जो हम यहां इस चैप्टर में टोटल फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो सिर्फ फैक्ट्री के फिक्स कॉस्ट हैं, टोटल है ना। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस जो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस या वेरिएबल है, फिक्स्ड है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। तो क्या ये एक्सपेंस है या नहीं है? क्या ये बिजनेस का? हमने नेट प्रॉफिट, इस चैप्टर में प्रॉफिट तक ही तो पहुंच रहे, ब्रेक इवन प्रॉफिट तक ही जाना है ना, तो ये एक्सपेंस है या नहीं है? एक्सपेंस है, पक्की बात है। वेरिएबल है, वेरिएबल है, यूनिट्स कम ज्यादा बेचने से इसका ताल्लुक है, तो फिर फिक्स्ड ही है ना, फिर और कौन सा है? अरे इतनी क्या मैंने मुश्किल बात कर दी? लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस है या नहीं है? वेरिएबल है, तो फिर फिक्स्ड है। नहीं नहीं, यकीन आ रहा कि फिक्स्ड है। हाँ तो बस यही हो रहा है, मतलब क्या?
अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि फिक्स्ड क्यों है, तो ये यकीन हो गया कि वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं है, हो गया ना। तो वेरिएबल फिक्स के अलावा और कौन सा, को खुसरा एक्सपेंस भी होता है को होता है एक्सपेंस ऐसा, या वेरिएबल एक्सपेंस है या फिक्स्ड एक्सपेंस है, और कौन सा है? वेरिएबल है, तो फिर क्या रह गया? तो और कोई फिक्स कॉस्ट है? नहीं है। 35.86 35.86 मिलियन। होए होए, बस थोड़ा सा सवाल रह गया है। नहीं, थोड़ा सा थोड़ी, काफी रह गया, लेकिन खैर वो मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है शुरू, तो इसलिए जाग रहे हैं ना, ये कर रहा हूं पूरा। अगर आप बिल्कुल को मरने वाला हो गया है तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेके इसको कर लेता हूं, यानी लेक्चर यही कंटिन्यू हो रहा होगा है? हाँ तो कर लेना। रह क्या गया है? CS रेशो। तो CS रेशो निकालते हैं, और CS रेशो वही 25% ही चलेगी या नहीं? क्यों? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज पहले भी किसी सवाल में की थी कि हम नई CS रेशो सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं और टोटल से भी निकाल सकते हैं। ये पहले कोई सवाल किया था, उसमें निकाली थी। तो इसमें हमारे पास कहीं पर यूनिट चीजें तो है नहीं, तो टोटल से निकाल लेते हैं। तो अब हम नई CS रेशो निकालते हैं। जाग रहे हैं? सामा ठीक हो ना? CS रेशो निकालना होगी। नई CS रेशो निकालने के लिए या तो सेल प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो तो भी नई CS रेशो निकल आएगी, या टोटल फिगर्स हो तो भी नई CS रेशो निकल ही आएगी। और वैसे तो वॉल्यूम चेंज पता है, लेकिन ऐसे ही हम अपनी मेहनत क्यों बढ़ाएं? तो पहले हमें 2017 की सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि इतने % बढ़ेगा या कम होगा, तो पुरानी फिगर्स निकलेंगी तो कम ज्यादा करेंगे ना। तो पहले 2017 को सॉल्व करते हैं। 2017 की सेल्स कितनी थी? ये 89.6। 2017 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? इसका 75%, 67.2। बस इसको तोड़ते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में। मटेरियल, ये पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है कहानी। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल, बल्कि मुझे लग रहा है मैं ना एक चीज मिस कर गया। नहीं ठीक है, वो सवाल में नहीं, सही है, कुछ नहीं मिस किया।
पिछले साल की जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसका ब्रेकअप बताया हुआ है कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने कितने थे? 45, 35 और 20। तो इसको हम मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स में तोड़ सकते हैं। 67.2 45%, 67.2 का 35% और 67.2 का 20%। 30.24 23 point 13.4 अब चूंकि ये सारी चेंज हो जाएंगी इसलिए सीएस रेशियो 25% नहीं रह जाएगी। तो हमें नई सीएस रेशियो निकालने के लिए 2018 को सॉल्व करना पड़ेगा। – 2018 की सेल्स कितनी होंगी निकाल चुके हुए हम, 127.95। अच्छा हाँ, ठहरे ये ना लिखना अभी। अगर मैंने 120, अच्छा इस वर्किंग को करने का मकसद क्या है? सीएस रेशियो निकालनी है ना। अगर मैंने यहां 127 लिख ली यानी मैंने इसमें प्राइस चेंज भी और क्वांटिटी चेंज भी डाल ली तो भी ठीक है। तो फिर मुझे इन सब के अंदर प्राइस चेंज भी और क्वांटिटी चेंज भी डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं कहां बार बार 1.4571 लिखें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये हम इग्नोरिंग क्वांटिटी चेंज कर लें। मकसद तो सीएस रेशियो निकालना है ना, या रहने दें, खैर है 1.45 चलने दें, चलो चलने दें। 127.95। मटेरियल में क्या चेंज होगा, इनफैक्ट क्या क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा, बदलता ही चला जाएगा। अच्छा ये ब्रैकेट में बहुत रश मचने लगा, इसको जरा ध्यान से, मैं कलर्स भी बदल लेता हूं। 30.24 क्या है? पॉइंट नंबर, पहले बताता हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में क्या होगा? मटेरियल हम खरीदेंगे क्योंकि बल्क में तो सस्ता मिलेगा, तो इससे 0.9। लेकिन एक चीज फिर मिस ना हो जाए, टोटल पे चल रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी चेंज डाल दिया। अच्छा 0.9 क्यों? सस्ता हो जाएगा, ये वो 0.9 आ गया। पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 दूसरा पैराग्राफ, नया प्लांट प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो अभी इस वक्त जो प्रोसेस में 5% लॉस हुआ करता है अब वो नहीं होगा। कैसे पता नहीं होगा? एलिमिनेट। और ये वो चीज आ गई जो पहले भी 2-3 सवालों में रिवाइज्ड इनपुट किया था। ये अगर मटेरियल कॉस्ट आया करती थी तो पहले यहां फिर वापस रिवाइज इनपुट एक चीज सिखाई थी ना। पहले लॉस इतना होता था, वो 95 किलो की बैग, और पहले इधर आएंगे फिर इधर आएंगे, तो पहले लॉस होता था 0. और अब कितना होगा? कोई नहीं, तो डिवाइडेड बाय, बस कोई नहीं डिवाइड। पहले इनपुट था, जितना भी 5% लॉस हुआ करता था, अब कोई लॉस नहीं होना, तो यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां, और लॉस ही कोई नहीं है, तो इतना इनपुट भी होगा। यहां से यहां गए 0.95 करके, और अब कोई लॉस नहीं होगा, तो बस यही इनपुट भी होगा। ये रिवाइज इनपुट निकल आया। है जी?
आसान करके समझाऊं? तो अब लेबर कॉस्ट क्या बन जाएगी? सॉरी, मटेरियल 37.67, बस थोड़ा सा रह गया। यार बड़ी हिम्मत है वैसे आप लोगों की, शाबाश, जबरदस्त। शाबाश। लेबर 23.52, 1 अच्छा, पहले एक सवाल में किया हुआ ये काम, लेबर महंगी, वेज रेट बढ़ता है और एफिशिएंसी इंप्रूव, आवर्स कम होते हैं। पॉइंट नंबर 4, वेजेस को हमें 8% महंगा करना पड़ेगा जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी 10%, यानी वेजेस महंगी होंगी इंटू 1.08 और आवर्स कम हो जाएंगे तो इंटू 0.9, 0.4, ओके। यहां तक तो बात बन गई। पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ, नया प्लांट चूंकि एडवांस्ड होगा तो वो लेबर आवर्स को 8% कम कर देगा। ये कौन सा 8% कम हो गया? अब दोबारा, पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 4 में वेज रेट बढ़ा रहे हैं। इसको आप समझे, एक बंदे को सामने रखें, उसका वेज रेट बढ़ाएंगे, मोटिवेट होगा, टाइम कम लगाएगा। ये हो गया पॉइंट 4। फिर पॉइंट 1 में कौन सा 8% है? मशीन मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिक है, लिखा नहीं ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूं ज्यादा एडवांस्ड है, तो उससे लेबर आवर्स कैसे कम होंगे? वैसे ही काम जल्दी हो जाया करेगा, या शायद लेबर ही कम चाहिए हो, तो वो जो लेबर कम चाहिए होंगे उससे और 8% बचत होगी। 0.92। इन शॉर्ट जो परसेंटेज आ रही है सब लगा दें, क्योंकि आपसे ना इस एंड आंसर के नंबर नहीं, इनमें से हर एक के नंबर हैं, तो जो परसेंटेज सब लगा दें। 30.65 और लास्ट वेरिएबल ओवरहेड्स उसने कहा है 8% महंगे होंगे, तो 13.44 मिलियन को 8% महंगा करना है, नहीं 4 8 4, और चूंकि ये वेरिएबल है सब कुछ तो हरा वाला ये भी करना है, और बस 20.36 कंट्रीब्यूशन, CS रेशो, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो जहां इतना किया 2 लाइनें भी लिख देता हूं। 39.27 और इसको परसेंटेज बना लें क्योंकि CS रेशो है। 30.69%। 30.69%। 6.84. 8 5 मार्जिन ऑफ सेफ्टी 11.1. परसेंटेज 8.6.
6, 7. ये था जी सिर्फ 12 नंबर का सवाल। सीवीपी मेरी तरफ से खत्म है और वो 2 सवाल दिए हैं, अगर आपने कर लिए तो मंडे को डिस्कस हो जाएंगे, ना किए तो अगली टाइम में सही। और सीवीपी खत्म तो आप लंबे लंबे सांस ले लें, फिर हम लोग कोई 15 मिनट बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें।